हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय। जिस तरह से पूरा भारत मोदी जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव में तब्दील हो गया, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा लग गया, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, हर घर की छत पे तिरंगा तो तब लगता है जब हर किसी के पास छत होती है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास छत ही नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों ने तिरंगा लगाया, छत पर भी तिरंगा लगाया और दिल पर भी तिरंगा लगाया, उनको तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ऐसे दोगले लोग जिन्होंने छत पर तो तिरंगा लगाया लेकिन दिल पे तिरंगा नहीं लगाया, ऐसे लोग भी हैं। क्यों नहीं है भाई? वो कौन है जो छत पे लगा लेकिन दिल पे नहीं लगाया? ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। अब ऐसे लोग जो दोगले हैं, जिनके मन में गोडसे है और दिखावे के लिए गांधी है, तो ऐसे लोग जो हैं वो दोगले हैं। सर, मुख्यालय पे लगा, आरएसएस के मुख्यालय पे भी तिरंगा लगा? नहीं, मुख्यालय पे नहीं लगा भाई जी, नहीं लगा। मुख्यालय पे लगाएंगे 8 अगस्त 2023 से पहले आप ये मानकर चलिए कि आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा लगाया जाएगा और जरूर लगाया जाएगा। कब लगेगा तारीख आपको बता दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अति नरसिम्हा, एक साधु सन्यासी नरसिम्हानंद कहते हैं जी, वो कह रहे थे कि ये जो तिरंगा है ये हिंदुओं की शान नहीं है, ये हिंदुओं को अपमानित करने के लिए है, भगवा ही उनका सबसे बड़ा ध्वज है। देखिए, यही चीज़ अगर कोई मुस्लिम हरे रंग के झंडे को, इस्लाम के झंडे को लेकर बोले कि ये मेरा राष्ट्रीय, मैं तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को उठा करके अब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देती। लेकिन ऐसा करने पर जब नरसिंहानंद के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो ऐसे समय में सवाल उठता है सरकार की मंशा के ऊपर, तंत्र में बैठे लोगों की मंशा के ऊपर कि वो एक्शन हुआ क्यों नहीं या कब होगा। तो ये गंभीर सवाल है। ऐसे लोगों को छोड़ा गया है, बचाया जाता है एक षड्यंत्र के तहत। भी बोलते हैं ये लोग, हाँ कह सकते हैं, संभव है, क्यों नहीं संभव, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एक इंसिडेंट, कोई ऐसा नहीं है कि बाई चांस हो गई। बाई चांस वाली चीज़ें नहीं है। बाई चांस वाली चीज़ें एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, हर बार थोड़ी ना हो सकती है। ऐसे नुपुर शर्मा के केस में हुआ था, अचानक हो गया। अरे अचानक कैसे हो गया? आप एक परिपक्व नेता है, परिपक्व नेता के साथ में एक वकील भी है। क्या एक वकील राष्ट्रवादी नहीं है? एक राष्ट्रवाद होता है, एक फर्जी राष्ट्रवाद होता है। फर्जी राष्ट्रवाद वो होता है जो घर की छत पे तो तिरंगा लगाता है लेकिन दिल में तिरंगा नहीं लगाता। और असली राष्ट्रवाद वो होता है जो छत पे भी तिरंगा लगाएगा और दिल में भी तिरंगा लगाएगा। अगर वो छत पे भी तिरंगा नहीं लगाता, उसके दिल में तिरंगा लगा हुआ है, एक गरीब आदमी जो देश के अंदर रहता है, जो तिरंगा नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दिल में तिरंगा लगाता है, भारत का सम्मान करता है, भारत के संविधान का सम्मान करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सम्मान करता है, उसके दिल में असली तिरंगा है। तिरंगा उसके मन में नहीं होता जो एक रंग को लेकर बैठा है। आपने कहा कि जिसके घर में छत नहीं है वो कैसे तिरंगा लगाए, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि जब हम अमृत महोत्सव बनाएंगे, 75 साल देश के पूरे होंगे, तो हर घर हर घर के पास छत होगा, हर शख्स के पास छत होगा, नल होगा, जल होगा, तमाम चीज़ों ने वादा किया था। तो आप 8 साल पहले का नरेंद्र मोदी जी का बयान शायद भूल गए हैं। आप 8 साल पहले का नरेंद्र मोदी जी का बयान भूल गए हैं। 8 साल पहले भी उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि मैं जो है वो 8 साल के अंदर अंदर हर घर को छत दूंगा, हर घर में नल से जल भी दूंगा, हर देश को 2 करोड़ रोजगार भी साल के दूंगा मैं। तो भाई वो सब चीज़ें कहाँ हैं? आज जनता पूछ रही है ना, आज देश के अंदर जो बेरोजगार हैं वो क्या पूछ रहे हैं, मेरा रोजगार कहाँ है? लेकिन साथ एक मिनट अब आप बात पूरी करने दो, अब आप बात पूरी करने दो। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है बेरोजगार कि जिसने मेरा रोजगार खाया 2024 में उसका रोजगार खाऊंगा। ये देश के युवा की आवाज है और अभी 2024 आने दो, देश का युवा हर नेता का रोजगार खा जाएगा, क्योंकि देश के युवाओं का रोजगार जिस नेता ने खाने की हिम्मत की है, इस देश की मिट्टी ने भगत सिंह पैदा करने बंद नहीं किए हैं। वो खाएगा उस नेता की कुर्सी को जिसने उसका रोजगार खाया है, जिसने उसकी शिक्षा खाई है, जिसने कोरोना में उसके घर के लोगों को छीन लिया है, जिसने उसको गरीबी में पैदा होने जीने मरने के लिए मजबूर कर दिया है। उन नेताओं को छोड़ेगा देश का युवा? नहीं छोड़ेगा। युवा नेता के रोजगार छीन लेगा, लगता है आपको? सड़क पे कहीं उतर रहा है, 100% छूटेगा। आप जमीन पर उतरिए, मेरे साथ हजारों युवा जुड़ रहा है, हजारों युवा हर रोज जुड़ रहा है। सर, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, आप कह रहे हो रोजगार मांग रहा है। अब वो भ्रम टूट चुका है। वो जो नकली अफीम चटा रहे थे देश की जनता को, कुछ लोगों का भ्रम 2015 में टूट गया, कुछ का 16 में टूटा, कुछ का 19 में टूटा, कुछ का अभी 22 में टूट गया। और आज जो लोगों का भ्रम टूट रहा है वो लोग थे जो कट्टर समर्थक थे, ब्लाइंड सपोर्टर थे। 2014 में तो मैंने भी वोट दिया था मोदी जी को, लेकिन इन सब चीजों के लिए नहीं दिया था। आपकी आंखें खुल गई मोदी जी से? हमारी आंखें तो 2 साल बाद ही खुल गई थी।
जब हमने चीज़ों को देखा उलटते हुए कि कहनी और कथनी में बहुत फर्क है, लोगों को समय लगा समझने में, लेकिन क्या लोग नहीं समझे? राष्ट्रवादी नहीं है मोदी जी, दिल में तिरंगा नहीं है। आप एक तरफ गांधी जी के आगे नतमस्तक होते हैं, दूसरी तरफ आप वो गोडसे जिसने गांधी जी को गोली मारी थी उसको भी नतमस्तक होते हैं। गोडसेवादी हैं भाई आप बताइए ना, गोडसे को भी आप नमन करते हैं और गांधी जी को भी नमन करते हैं, आपके दिल में क्या है? एक चुनना होगा भाई, ये दो में से एक को चुनना होगा। अभी ये दोगला मतलब अगर दो लोगों की तरफ कोई व्यक्ति देखता है तो उसे दोगला बोला जाता है। दो किश्ती पे पाँव रखने से क्या होता है? मोदी जी को दोगला कह रहे हैं भाई, जो भी व्यक्ति है, अगर दो किश्ती पे नाव पे ज्यादा देर तक चलोगे तो क्या होगा? बस वही होने वाला है। लेकिन जब लाल किले से प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने परिवारवाद की बात की थी कि परिवारवाद राजनीति में हावी हो जाएगा, तो इससे बचने की देखिए, बात। परिवारवाद एक राजनीति, सोशल मीडिया पर वही ट्रेंड कर रहा था, जय और शाह ट्रेंड करने लगा, इसको कैसे देखते? जी बिल्कुल, आज जनता तैयार बैठी है, जैसे आपने खुद ही बता दिया, जनता तैयार बैठी है। आप बोलिए तो सही, आपके झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। आज की तारीख के अंदर जनता आपके जुमले सुनने को तैयार ही नहीं है। आज कोई घोषणा क्यों नहीं हुई लाल किले से? इसीलिए नहीं, पिछले 3 साल से जनता सुनती आ रही थी भारत को 100 लाख करोड़ का पैकेज, भारत को 100 लाख करोड़ का पैकेज। अरे भैया, इतने तो पैसे भी नहीं है देश की तिजोरी में जितने का तुम पैकेज दे रहे थे। आज की तारीख के अंदर जब झूठ का पुलिंदा खुल चुका है, झूठ की पोटली फट चुकी है, तो आज की तारीख के अंदर जनता आपका झूठ स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो स्वीकार तो छोड़िए, सुनने को भी तैयार नहीं है। सर, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल हमें आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन एक दलित जब पानी पीने के लिए जाता है 7 साल के बच्चे को मार दिया जाता है, कैसे देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देश का असली मालिक यहाँ का मूल निवासी है। मूल निवासी कौन है? मूल निवासी दलित है, मूल निवासी मुस्लिम है, जिसने चाहे मुगलों के दबाव में लेकिन मुस्लिम धर्म अपनाया, लेकिन वो मूल निवासी है। उसका डीएनए टेस्ट करेंगे तो वो यहीं का है। यहाँ का सिख, यहाँ का बौद्ध, यहाँ का जैन, हर वर्ग, दलित, हर वर्ग जो यहाँ का जिसका डीएनए है, वो इस देश का इंच इंच का मालिक है। जहाँ आपका पैर का जूता है ना, इसकी एक एक इंच ज़मीन का मालिक है वो। और ये वो लोग जो यहाँ के है ही नहीं, जिनका डीएनए ही यहाँ का नहीं है, वो लोग खुद को यहाँ का मालिक बताते हैं। दलित और मुसलमान को इस देश का मूल निवासी बता रहे हैं। वो दलित जिसे पानी पीने नहीं दिया जाता, छुआछूत उसके साथ होता है, और उस मुसलमान की बात कर रहे हैं मूल निवासी, जिसे हर वक्त यहाँ से पाकिस्तान खदेड़ा जाता रहता है। भाई एक बात बताइए, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो पंजाब का था। सबसे कम आबादी माइनॉरिटी की है, उसमें दलितों का भी था, उसमें सिखों का, हिंदू का, मुस्लिम का, ईसाई का, ब्राह्मणों का भी था, लेकिन कुछ गद्दारों का नहीं था। कुछ गद्दारों का नहीं था। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन का बहिष्कार किया था। उन्होंने अंग्रेज़ों से ये तक हाथ लिख कर हाथ पैर जोड़कर ये माफ़ी मांगी थी कि हमें आज़ाद कर दिया जाए जेल से। जो लोग क्रांति के रास्ते पर जा रहे हैं, हम उनको क्रांति के रास्ते से हटाएंगे। तो ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये उनके वंशज हैं। सर, वीर सपूतों में सावरकर का भी नाम लिया जा रहा है। देखिए, वो कितना बड़ा वीर था, माफ़ी मांगने में वो वीर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। माफ़ी मांगने में वो वीर था, लेकिन माफ़ी की भी एक भाषा होती है। आज भी लोग राष्ट्रपति से माफ़ी की गुजारिश करते हैं कि उनकी फांसी माफ़ कर दी जाए, लेकिन माफ़ी की ये भाषा जहाँ पर ये लिखा जाए कि मैं पूरी ज़िंदगी आपकी गुलामी करूँगा और देश के युवाओं को क्रांति के मार्ग से हटाने का प्रयास करूँगा और पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी हुकूमत की सेवा करूँगा, और उस वक्त में 60 रुपये पेंशन उसको मिलती थी जिस ज़माने में कलेक्टर को 40 रुपये पेंशन मिला करती थी। तो भैया वो तो आप उसको कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, ये बता दीजिए। ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता सेनानी कहने का मतलब आप भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, सुखदेव राजगुरु का अपमान कर रहे हैं, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, अशफाकुल्ला खान का जो है आप अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी का अपमान कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं। लाल किले से मोदी जी कह रहे हैं। मैंने सुन लिया था, अब वो कहने के रह गए हैं, कहने के ही रह गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था अगर सावरकर की बात मान ली जाती तो ये इस देश का नक्शा कुछ और होता। योगी जी ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा, उनको बोलिए इतिहास पढ़ कर आए। 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसके बारे में आपके व्यूअर्स भी चाहेंगे तो सर्च कर लेंगे, पढ़ लेंगे। 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट सावरकर ने दिया था। और रही बात सावरकर की बात मानने की, ये लोग कहते हैं गांधी जी ने बंटवारा करवाया। अगर गांधी जी ने बंटवारा करवाया तो गांधी जी को किस तरीके से जिम्मेदार मानते हैं, ये कुछ बताएं तो सही। इनके पास में क्या फार्मूला है, क्या एविडेंस है कि गांधी जी ने बंटवारा करवाया।
और अगर जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग किया क्योंकि जिन्ना को मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था, तो उस स्थिति के अंदर गोली जिन्ना को मारी जानी चाहिए थी या गांधी जी को मारी जानी चाहिए थी? जिन्ना को गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन गोली मारी गई गांधी जी को। और खतना किसने करवाया? गोडसे ने खतना इसलिए करवाया था क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि गांधी जी की हत्या एक मुसलमान ने करी है।